वेलकम एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम समझ चुके हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होने वाला है। इसमें आज हम लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं इसके कोरोजन और रेंसिडिटी को समझेंगे। इससे पहले हम पूरा चैप्टर, जितने भी टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट चैप्टर के, जितने भी टर्मिनोलॉजीज थी, जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे और भी जो सारी चीज़ें थी वो हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं। साथ ही साथ हमने जो जो आपके चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस आए वो भी कर लिए हैं। तो आज हम देखेंगे कि लास्ट 2 टॉपिक हैं, सिंपल से टॉपिक हैं, ये दोनों भी इजीली समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ आज हम इन दोनों टॉपिक्स को समझेंगे और आप जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए इसकी प्रेजेंटेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और जब ये टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाए तो आप अब इसे इजीली रीड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप जब इसको ख़त्म कर रहे हैं रीडिंग को, तो आप जो लास्ट के आपके चैप्टर्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कितने अच्छे से इस चैप्टर को समझ चुके हैं। और अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप वीडियोज़ को दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कोरोजन। देखिए, कोरोजन का मतलब क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई मेटल कन्वर्ट हो जाए मोर स्टेबल कंपाउंड में, जैसे कि मेटल ऑक्साइड बना ले, मेटल सल्फाइड बना ले, मेटल हाइड्रोक्साइड बना ले, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोजन। आई बात समझ में? चलिए, मान लीजिए ये मेटल है और आप इस मेटल को थोड़े समय के लिए बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। उस एनवायरनमेंट में एयर है, उस एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, और जब वो इनके कांटेक्ट में आता है तो डिफरेंट तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। आयरन, मान लो इसे ऑक्सीजन मिल गई तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। मेटल, मान लो इसने वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट है आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तो क्या करेगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने देखा सल्फाइड, अगर इसको सल्फर कहीं से मिल जाता है तो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये एक इस तरीके से आज के टाइम में ये क्या है, अभी थोड़ा सा अनस्टेबल है। अभी ये अनस्टेबल है और जब इनके कॉन्टेक्ट में आता है तो स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब पता है कि आगे दोबारा कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। एक बार अगर आप देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक आयरन की रोड है। इस आयरन की रोड को अगर आप बाहर के मौसम में ऐसे रख देते हैं, बारिश का भी मौसम हो, थोड़ा मतलब मॉइस्चर होना चाहिए, और साथ ही साथ ऑक्सीजन वगैरह इसको जैसे ही मिलती हैं तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट होने लगता है। ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये इसकी स्ट्रक्चर, आप ये नॉर्मल रोड देख रहे थे, इसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कुछ चेंजेस आ गए इसमें, इस रोड में, जिसको आप नॉर्मल भाषा में रस्ट बोलते हैं। जब कोरोजन होता है आयरन रोड का तो उसे हम रस्टिंग ही बोलते हैं। आयरन पे जब भी कोरोजन होगा उसे रस्टिंग बोला जाता है। और ये क्या होता है, जब जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और आप देखेंगे कि ये बहुत ही अलग सी शेप एक्वायर कर लेता है, कुछ अलग चेंजेस आ जाते हैं नॉर्मल रोड से। ये नॉर्मल रोड थी, उसके बाद जब इसमें रस्ट हो गया तो इसके बाद इस तरीके का ये दिखाई देने लगता है। तो ये क्यों हुआ, मेटल में ऐसा क्यों हुआ, मेटल ने क्यों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्यों वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया, या किसी और सब्सटेंस के साथ क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल अभी अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। अगर ले सकता है तो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है जो उसकी वैलेंसी को फुलफिल कर देते हैं। जो इतनी वैलेंसी का मतलब है जितनी उसकी क्षमता है कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो उसकी वैलेंसी को फुलफिल कर देता है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है कि अब आपको 2 रोटियों की ही रिक्वायरमेंट थी और वो 2 रोटी आपको मिल गई और आपने वो खा ली, उसके बाद अब आप तीसरी नहीं ले सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब इस मेटल की जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाते हैं, या फिर इसके पास मान लो 1 या 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये किसी और को उसे दे देता है, ट्रांसफर कर देता है,
तो उस केस में भी ये स्टेबल हो जाता है। हम जब आगे स्टडी करेंगे उसमें हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे कि कैसे एक एटम जो होता है वो अपनी वैलेंसीज को फुलफिल करता है और कैसे एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। जब हम बॉन्डिंग सीखेंगे कार्बन वाले चैप्टर में, वहां पर आपको ये बात इजीली समझ में और अच्छे से आ जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये अनस्टेबल में था, या तो इसके पास से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे कुछ 2-3, या फिर इसके पास कमी थी 2-3 इलेक्ट्रॉनों की जो इसने किसी और से फुलफिल करने के लिए बॉन्ड बना लिया, या हम कहीं तो ये किसी और के साथ रिएक्ट कर जाता है और अब ये स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस कंडीशन को ही हम कहते हैं कोरोजन। लेकिन ये जो कोरोजन होता है ये अनडिजायरेबल है, यानी कि अगर क्योंकि हम आयरन रोड को खराब होने दें, या फिर हम देखते हैं कि अगर इसी तरीके से कोरोजन की प्रोसेस चलती रहे तो हम, जैसे एल्युमिनियम में कोरोजन हो सकता है, ठीक है, आयरन में हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ को। और क्योंकि इन सारी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी खर्च होती है, तो उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। हम जानते हैं आयरन जो है काफ़ी जगह यूज़ में लिया जाता है। आयरन है, एल्युमिनियम है, डिफरेंट मेटल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में डिफरेंट वे में हम उसे यूज लेते हैं। तो ज़रूरी है कि इस कोरोजन की समस्या से बचा जाए और हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं जिससे कि कोरोजन की जो समस्या है वो इजीली मतलब दूर हो सके। तो इसमें प्रिवेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे आप जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे मेन गेट्स होते हैं घर के बाहर, उनको हम क्या करते हैं, पेंट करके रखते हैं, क्योंकि वो आयरन के बने हुए होते हैं और रस्ट इजीली ना लग जाए, उनमें कोरोजन जल्दी से ना हो जाए, तो हम मोस्टली उनको पेंट करके रखते हैं और ज़्यादा नहीं तो हर 2-3 साल में उनको पेंट करवाते भी रहते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे। आप कूलर का एग्जांपल दे सकते हैं, जिनके घर में आयरन या स्टील का कूलर होता है उस पर भी वो पेंट करवाया जाता है, रेगुलरली हर साल कराया जाता है, जिससे कि वो प्रोटेक्टिव रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं गर्मियों का मौसम होता है तो उसमें भी ह्यूमिडिटी और प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने की वजह से कोरोजन होना स्वाभाविक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप गैल्वेनाइजेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। पेंट कर सकते हैं, आप ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे कि जो सरफेस है ना मेटल की वो प्रोटेक्ट हो जाए। ये मान लीजिए ये आपकी एक मेटल है, कोई भी मेटल ले लीजिए, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन, कोई भी मेटल ले लीजिए, और इसे आपको प्रोटेक्ट करना है बाहर के जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट है और इससे आपको इस मेटल रॉड को प्रोटेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी ऐसा जो इसको कवर कर दे, जो इसको कुछ समय तक प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि सीधा ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए, इसकी सरफेस सीधा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आए और ये इसको प्रोटेक्ट कर ले। जैसे मान लीजिए पेंट कर दिया आपने, इस पर गैल्वेनाइजेशन कर दिया आपने, इस पर टिन की प्लेट लगा दी, टिन प्लेट्स लगा दीजिए, या फिर आप इसमें ग्रीस लगा दीजिए, तो ये सीधा कांटेक्ट में नहीं आती इन सब की वजह से, और क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव रहती हैं। मेटल्स जो होते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्रिजेस बनाने के, ऑटोमोबाइल्स बनाने के, मशीनरी, हाउस होल्ड गुड्स वगैरह बनाने के काम आते हैं, डोर्स बनाने के काम आते हैं, रेलवे लाइंस बनाने के। तो ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, वरना हमारी इकोनॉमी का मेजर सेक्शन, अगर हर साल ये चीज़ें खराब होती रहें, रेलवे लाइंस खराब होती रहें या ब्रिजेस खराब होते रहें, तो ह्यूमन लाइफ को भी हज़ार्ड है, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में खर्च होती है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इन्हें हम प्रोटेक्ट करके प्रिवेंट करके रख सकें। इसीलिए कुछ प्रिवेंशन मेजर्स भी आपको कोरोजन के लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम अपना सकते हैं। फिर आप देखिए कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए जिनकी वजह से कोरोजन हो जाता है। देखिए, अगर आप मेटल को डायरेक्टली एक्सपोजर कर देते हैं गैसेस के साथ, यानी कि एयर में डायरेक्टली रख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो, तो इन सब में क्या होता है, इस केस में भी कोरोजन हो सकता है। या फिर मॉइस्चर, जैसे कि सॉल्ट वाटर वगैरह में आपने छोड़ दिया स्पेशली, तो वहाँ हो जाता है। इम्प्योरिटीज़ हों, जैसे कि सॉल्ट्स वगैरह हों, उनकी प्रेजेंस में भी हो जाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज दी कोरोजन। जैसे हम देखते हैं गर्मी वाला, मैंने आपको बताया, कूलर में जंग लग जाती है,
So as the temperature increases, in corrosion also increases. Nature of the first layer of oxide forms, किस तरीके की लेयर ऑक्साइड फॉर्म हो रही है इस तरीके से भी डिपेंड करता है, किस तरीके की ऑक्साइड बनी है उस पर, किस तरीके की लेयर है वो ऑक्साइड की। प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द एटमॉस्फेयर में एसिड होता है तो ये और भी एक्सेलरेट कर देता है, यानी कि जो रेट है उसकी कोरोजन की उसको बढ़ा देता है, एक्सेलरेट कर देता है। तो ये कुछ रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं जो इस कोरोजन को प्रभावित करते हैं या फिर और तीव्रता प्रदान करते हैं। तो ये सारा था कोरोजन। आप इसके कुछ और एग्जाम्पल्स इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे आयरन में कोरोजन हो जाता है और ये सारी चीज़ें। आई होप कि कोरोजन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें इससे ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, सिंपल ही आप को क्वेश्चन बनेगा कोरोजन और रेंसिडिटी पर। तो आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स फैक्टर्स एक दो याद करके रखने हैं जैसे कि आपका आंसर जो है वो अच्छा लिखा जा सके। आप यहाँ कोरोजन देख लीजिए, नॉर्मल था फिर कोरोड होकर ये हुआ, ये कोरोजन है। आयरन में कोरोजन दिखाया गया है इन पिक्चर्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज रेंसिडिटी? सो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें फैट्स या ऑयल होता है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनके टेस्ट में, उनके स्मेल में चेंज आ जाता है, उसी कंडीशन को रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से हम कहें कि वो खराब हो गई वो चीज़ें, ठीक है। जब भी किसी भी फूड प्रोडक्ट में, हम जानते हैं फूड प्रोडक्ट्स में मेनली ऑयल और फैट्स होते ही हैं, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनके स्मेल में, उनके टेस्ट में चेंज आ जाता है, जिससे हम कहते हैं कि अब खाना खराब हो गया या ये चीज़ें खराब हो चुकी हैं। तो इससे क्या होता है कि उसे रेंसिडिटी कहा जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें डाल के रखने पड़ते हैं जिससे कि वो इजीली ऑक्सीडाइज ना हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर हम उन्हें क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करते हैं जिससे कि किसी भी कहीं से भी उनमें गलती से भी ऑक्सीजन ना आ जाए और वो रेंसिडाइज ना हो जाए। एक इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप चिप्स खाते हैं तो जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो चिप्स बनाने वाली कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, उस बैग को, वो जो चिप्स का बैग है उसे नाइट्रोजन गैस से फुलफिल कर लेती हैं। और फिर उसमें क्या होता है, जब वो नाइट्रोजन से चारों तरफ से फुल रहता है और पैक्ड होता है, टाइट पैक्ड होते हैं वो पैकेट्स भी, तो उससे क्या होता है कि जो बाहर की ऑक्सीजन है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाती। साथ ही साथ ऑक्सीजन जब कांटेक्ट में नहीं आती तो उनकी जो वो ऑक्सीडाइज भी नहीं हो पाते और लंबे समय तक वो चिप्स के पैकेट जो हैं मार्केट में बने रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो ये जो तरीका है, ये एक तरीका हो गया, एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया कि आप उसे या तो एयर टाइट कंटेनर्स में रखें या फिर आप उसमें नाइट्रोजन फुलफिल कर सकते हैं जिससे कि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए वो सब्सटेंस, वो फूड प्रोडक्ट, और स्पॉइल ना हो, उसमें रेंसिडिटी ना हो। तो ये दोनों टॉपिक्स थे, रेंसिडिटी और कोरोजन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या इसमें कोई डाउट रह गया है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अब देखिए, ये चैप्टर हुआ ख़त्म। अब इस चैप्टर के लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं उन 3 क्वेश्चनों को आपको और समझाना चाहूँगी। उसके बाद अब आपका काम बचता है कि आप इस चैप्टर के प्रेजेंटेशन को पढ़ें, या फिर आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो एनसीईआरटी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, पर इस चैप्टर को रीड करें। इसकी एक इक्वेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद आप जो आपकी बुक में जो एग्जाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जो एक्सरसाइज दी हुई हैं, इन्हें करने की कोशिश करें। और इन्हें करते समय आपको कोई डाउट आता है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, इनको करिए, इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके बाद अभी क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, 2-3 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, उसमें आप इसे क्वेश्चंस को करिए और फिर 2-3 दिन बाद नया चैप्टर शुरू कराने के बाद मैं आपको ये टाइम दे रही हूँ जिससे कि आप नहीं कर सकें, एक्स्ट्रा कर सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को दोबारा डिस्कस करेंगे जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए इन 3 क्वेश्चंस को अभी हम समझ लेते हैं। Why does the color of the copper sulfate solution change when the iron nail is dipped? देखिए,
ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बुक में ऊपर ही हमने पढ़ा था कि हमने आयरन की नील ली थी, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में उसे डाल दिया था। जब हमने उसे डिप किया था तो हमने देखा कि थोड़े समय बाद ये ब्राउन हो गया था। ये खुद कैसे हो गई थी, ये सिल्वर कलर की दिखाई दे रही थी जब हमने इसे डाला था, जब बाहर निकाला तो ब्राउन हो गया। साथ ही साथ ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था वो भी, उसका कलर भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल सा जवाब था, जो हमने इसमें रिएक्शन करी थी, जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखी थी उसमें सीखा था कि आयरन क्या करता है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर लेता है और खुद इसकी जगह पर आ जाता है। आयरन कॉपर को हटा देता है और खुद इसकी जगह पर आ जाता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है तो कॉपर जो कलर था वो भी चेंज हो जाता है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके लिए अगर नहीं भी आया है, एक बार दोबारा वो रिएक्शन देखिए, आपके बुक में दे रखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम का आपको कोई एक एग्जाम्पल देना है, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल भी अपनी बुक से लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, इसमें ऑक्सीजन सोडियम पे जाकर जुड़ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है, मैंने 3 चीजें बताई थी, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिलीज होना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का रिलीज आउट होना, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सोडियम से जुड़ रही है, तो ये केस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और क्योंकि ऑक्सीजन खुद इसको ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में रिड्यूस हुआ है, तो ये खुद क्या है, ये रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है। इसमें देखिए ये तो और भी सिंपल है कि यहाँ पर क्या है, H2O, यानी कि ऑक्सीजन चली गई हाइड्रोजन के पास और कॉपर रह गया अकेला, इसका मतलब कॉपर हुआ है रिड्यूस और हाइड्रोजन हुई है ऑक्सीडाइज, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ी है। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। तो अब आपका चैप्टर फिनिश है, आपके बीच के क्वेश्चंस भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस एक्सरसाइज को अपने हिसाब से करें और फिर हम नेक्स्ट टाइम जब हमारा सेकंड चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी का हम चैप्टर उठाएंगे, उसके बाद बीच में मैं आपको इन क्वेश्चंस को कराऊंगी, उस समय आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आप फिलहाल के लिए अपने आप से करें, सारे क्वेश्चन आपको इजीली जो भी आपको लेक्चर्स दिए गए हैं अभी तक, पुराने लेक्चर्स हैं, उन सब को आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें एक एक तरीके से कराई हैं और ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी आपकी सिर्फ NCERT बुक से ही डेवलप किए गए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप इन्हें ईजिली कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम हम इन्हें डिस्कस भी कर लेंगे। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से उन पेपर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब तक पहले हम 4-5 चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, फिर उन्हें करने में मजा आएगा। अगर हम एक एक चैप्टर का देखेंगे तो मेरे हिसाब से अभी टाइम काफी है हमारे पास, हम बाद में भी देख सकते हैं। पहले हम सिर्फ चैप्टर पढ़ते हैं, बीच के क्वेश्चंस करते हैं, इन एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व कीजिए। बीच में मैं आपको ये सारे एक्सरसाइजेस करके दिखा दूंगी और उसके बाद 4-5 चैप्टर हो जाने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।